अब बनारस पहुंची उत्तर भारतीयों पर हमलों की आंच। पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए पोस्टर। पीएम मोदी को बनारस छोड़ने की चेतावनी। मायावती ने भी पीएम पर किया वार। गुजरात में हिंसा की खबरों का अल्पेश ठाकुर ने किया खंडन। पलायन की खबरों से भी किया इनकार। कहा छठ पूजा के चलते वापस जा रहे हैं लोग। अपने संगठन का भी किया बचाव। डीआरडीओ की खुफिया सूचना पाकिस्तान को देने वाले साइंटिस्ट को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड। कल यूपी एटीएस ने किया था गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर से राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा किसानों की बजाय उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर रही है सरकार। राफेल डील को लेकर भी किया वार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मेरठ से अवैध हथियार बनाने का किया भंडाफोड़। फैक्ट्री से 84 पिस्टल बरामद। 5 लोगों को किया गिरफ्तार। और प्रमोशन की खबर के बाद यूपी पुलिस में खुशी की लहर। मिठाई बांटकर खुशी मना रहे हैं पुलिसकर्मी। यूपी सरकार ने 25,000 पुलिसकर्मियों का किया प्रमोशन। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं दो का पंच यानी 2 बजे तक की 5 खबरों का एक बुलेटिन, जिसमें हम अपने रिपोर्टर्स, अपने प्रोड्यूसर्स को लेकर ये जानकारी लेते हैं कि आखिर अब तक की इन 5 खबरों के पीछे की सच्चाई क्या है, और हम आपको उसकी गहराई से वाकिफ कराते हैं। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हैं, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात के जो एक तरह से प्रवासी, जो अप्रवासी प्रदेश के लोग हैं, परप्रांतीय लोग हैं, वो आज अब बनारस तक पहुंच चुकी है, और बनारस में भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। उसके अलावा एक साइंटिस्ट और एक इंजीनियर की गिरफ्तारी, डीआरडीओ के इंजीनियर की गिरफ्तारी के बाद यह सवाल खड़ा हो गया कि पाकिस्तान के लिए क्या वो ब्रह्मोस की जानकारी दे रहा था। बड़ी गंभीर खबर है। इसके अलावा हमारे पास एक और खबर है, जीका वायरस को लेकर चर्चा है राजस्थान के अलावा अब बिहार से इसके, और इस मामले पर हम किस तरह से यहां कनेक्शन जुड़ा, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा यूपी पुलिस के प्रमोशन पर हम बात करेंगे, किस तरह से 25,000 हेड कांस्टेबल को प्रमोशन मिला है, इस पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा मेरठ से हथियार बनाने की फैक्ट्री बरामद की है दिल्ली स्पेशल सेल ने। 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया, और कई लोग इसमें और भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते एक ब्रेकिंग खबर की तरफ। भिलाई के प्लांट में एक ब्लास्ट हुआ है, वहां पर 6 लोगों की मौत होगी। सबसे पहले बिग ब्रेकिंग आपको देते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है भिलाई से। भिलाई प्लांट में ब्लास्ट की खबर है, 6 लोगों की मौत हो गई है और 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। भिलाई प्लांट के कोको ओपन प्लांट में यह हादसा हुआ है, और इसमें 6 लोगों की मौत की फिलहाल खबर आ रही है, और 15 लोगों की गंभीर हालत है जो जख्मी बताए जा रहे हैं, और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज किया जा रहा है, और बचाव और राहत कार्य चल रहा है वहां पर। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव हैं, सिर्फ जेके 24/7 न्यूज के पास ये खबर के विजुअल्स हैं ताजा। वहां के हादसे के आप तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरीके से भिलाई से ये खबर आ रही है। वहां पर 6 लोगों की मौत हुई, एक दर्दनाक हादसा है और बड़ा गंभीर मामला है। इसमें 15 से ज्यादा लोग जो हैं जख्मी बताए जा रहे हैं। बचाव और राहत कार्य लग रहा है, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, और जो घायल हैं उनको अस्पताल ले जाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन मुस्तैद है, लगा हुआ है, और जो घायल हैं उनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। भिलाई प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ, वहां से एक बड़े हादसे की खबर आ रही है। इसमें 6 लोगों की मौत होने की फिलहाल खबर है, और 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में ये हादसा हुआ है, 6 लोगों की मौत की खबर है, 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं, वहां से वीडियो जो आया है अभी आप देखें। भिलाई के प्लांट में, कोको ओपन प्लांट में यह हादसा हुआ है। यहां पर 6 लोगों की मौत हो गई, 15 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में वहां का
मंजर सामने आ रहा है, धुआं उठ रहा है और बचाव और राहत कार्य के लिए लोग लगे हुए हैं, प्रशासन लगा है, स्थानीय लोग भी लगे, पुलिस अपनी जगह बैरिकेडिंग करके जो है कंट्रोल कर रही है वहां पर। लाइव के प्लांट से ये आप एक्सक्लूसिव वीडियो देख रहे हैं, जो वहां से तस्वीरें आ रही हैं, जो वहां का मंजर है, आप देख सकते हैं किस तरीके से घायलों को ले जाया जा रहा है और बचाव और राहत कार्य चल रहा है। हमारे संवाददाता शिव प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं सीधे भिलाई से। प्रकाश पांडे, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी जी शिव प्रकाश, क्या है हादसे के बारे में जानकारी दें, किस वक्त हुआ और अभी तक क्या वहां पर? देखिए, यहाँ सवेरे 11 बजे भिलाई स्टील प्लांट में कोको ओवन प्लांट है, यहाँ पर विस्फोट हुआ है। गैस की सप्लाई का एक प्लांट था जिसमें विस्फोट हुआ था। उसमें उसके आजू बाजू काम करने वाले करीब 6 कर्मचारी जो है बीएसपी के, वो तत्काल मौके पर उनकी मौत हो गई। इसके अलावा 15 लोग घायल हुए हैं, उनको सेक्टर 9 हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उनकी भी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है फिलहाल। हादसे के बाद से पूरा माहौल बिगड़ गया है। यहाँ पर जिनके कर्मचारी जो हादसे में घायल हुए हैं, जो मृत हुए हैं, उनके परिजनों को जैसे ही पता चला वो भिलाई स्टील प्लांट पहुंच गए, लेकिन सुरक्षा के कारण किसी को अंदर नहीं जाने दिया। यह काफी अफरा तफरी का माहौल था, जिसके चलते सूचना नहीं मिलने के कारण परिजनों ने भिलाई स्टील प्लांट के गेट पर ही काफी हंगामा मचा दिया, जिसको संभालने के पुलिस बल बुलाया गया, लेकिन माहौल अभी भी काफी अशांत है। जी खालिद जी, वहां पर अभी आपने देखा जो प्रशासन है मुस्तैद है, लग रहा है। आप देख रहे हैं जो तस्वीरें आपने भेजी हैं वो बहुत ही देखिए भिलाई स्टील प्लांट के जिला प्रशासन के सारे बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, पहुंच गए थे। कलेक्टर ने भी इस बारे में जानकारी ली है, बीएसपी के महाप्रबंधक ने भी इस बारे में जानकारी ली है। खबर है कि दिल्ली से भी इस बारे में जानकारी मंगाई गई है, तो वहां भी जानकारी दी गई है। दिल्ली में एक आपात बैठक भी शायद चल रही है, इस बारे में ऐसी जानकारी यहाँ मिली हुई है और अधिकारियों को तलब किया गया है, उनसे पल की जानकारी ली जा रही है। जी शिव प्रकाश, जिस तरह से आपने बताया कोको ओवन प्लांट है, इसमें क्या बनता है, कुछ बता सकते हैं अगर जानकारी आपके पास? देखिए बेसिकली पूरा जो भिलाई स्टील प्लांट है, यहाँ पर लोहा बनता है, लोहे की रॉड्स बनती है, गार्डर्स बनते हैं। जो यहाँ पर सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं, छत्तीसगढ़, रायपुर और भिलाई से लगी, यहाँ पर कच्चा माल सप्लाई किया जाता है। लोहे का पूरा काम होता है, लोहे को पिघलाने का, रॉ मटेरियल, लोहे को मतलब रॉ मटेरियल से कच्चा लोहा बनाने तक में सारा प्रोसेसिंग यही होता है। यही एक है जिसमें गैस की सप्लाई की जाती थी। वो कोको ओवन है जिसमें कोयले से कुछ गर्म किया जाता था लोहे को। जी जी शिवकाश, आप नजर बनाए रखें और हम आपके पास फिर आएंगे, अगर कोई जानकारी होगी आपसे लेंगे, लेकिन आप नजर बनाए रखिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं उस पलायन की जो गुजरात से शुरू हुआ। गुजरात के अंदर पर प्रांतियों को लेकर जिस तरीके से हिंसा की बात हुई, लोगों का के अंदर वहां डर हुआ, उस खबर पे चलते हैं। अब उसका असर उत्तर प्रदेश में, खासतौर से जो एक तरह से ईस्टर्न यूपी के हिस्से हैं, बनारस तक ये पहुंच गई है और बिहार तक लोगों की नाराजगी सामने आई और बनारस के अंदर तो बाकायदा इसको लेकर विरोध और प्रदर्शन होने लगा है और ये सवाल उठने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर यहां से सांसद हैं तो कम से कम उस पर सवाल लोगों ने उठाया, विपक्ष ने खासतौर से इस पर निशाना साधा है। हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें मायावती क्या करें, अल्पेश ठाकुर क्या करें, और अगर आप बात करें अब राजनीति गर्मा गई है और किस तरह से, इस पर फिर हम अपने संवाददाता से बात करेंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं कि विपक्ष और ये लोग क्या कह रहे हैं। हमारे साथ महिपाल सिंह जुड़ गए हैं। महिपाल सिंह, क्या जानकारी है, किस तरह का वहां विरोध सामने आ रहा है? बनारस की जो खबर आ रही है वहां पर गुजरात का असर देखने को मिल रहा है, किस तरह से सामने आया विरोध? जी, अभी देखा जाए तो बनारस का विरोध तो इस तरह से नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात से गए और यहाँ से यूपी बिहार की जनता को यहाँ से जैसे जिस तरह से परप्रांतियों की कूच हो रही है, वो पलायन कर रहा है, तो उसी वजह से नरेंद्र मोदी जी को भी बोल रहे हैं कि आप भी पलायन कीजिए, आप भी यहाँ पे मत आइए, आप ये सब रुकवाइए। ऐसी सारी बातें सामने आई और राजनीति ऐसी गर्मा गई है। कांग्रेस का विपक्ष जो अभी निशाना साधती नजर आ रही है अभी बीजेपी पर, और बीजेपी कहीं ना कहीं इसको अगर इस तरह से देखें, जिस तरह से कल संजय निरुपम ने बाकायदा इस बात को उठाया था, तो क्या कांग्रेस इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है जिस तरीके से आप कह रहे हैं? क्योंकि अगर पीएम को भी इस तरह से सवाल किया जाएगा तो बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है, क्या कांग्रेस इसको भुनाने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पे कांग्रेस इसको इश्यू बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ से ये भी देखा गया कि जो अल्पेश ठाकुर अभी
विधायक है कांग्रेस पक्ष है, तो उनका भी थोड़ा बहुत बचाव कांग्रेस ने किया है और इस बात की पूरी घटना को बीजेपी के सामने उन्होंने रख दिया, बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने यह भी बात कही है कि वाराणसी यानी कि यूपी से पीएम मोदी वहां से वो सांसद है, तो उनको वहां का सोचना चाहिए। पावर प्लांट वहां से भी है, उन लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है यहाँ गुजरात में, तो इस बात को लेके चलना चाहिए और इस इश्यू को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो भी इस बात के लिए जिम्मेदार है, उनको भी जवाब देना चाहिए। ठीक है, उनको भी जवाबदेही बनती है, लेकिन किसी को वापस करने का शायद वो एक राजनीतिक स्टंट हो सकता है। जरा क्या विपक्ष के लोग कह रहे हैं, क्या इस पर लोगों की राय है, पॉलिटिकल लोगों की राय है, जरा सुन लेते हैं। गुजरात के अंदर एक भी जगह पे मेरे लड़कों ने वायलेंस नहीं किया, किसी पे भी हमला नहीं किया। ये पूरा अफवाहों का बाजार है, एक तरह से बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। हाँ, कहीं भी गलती हुई होगी, उस गलती के लिए मैं बहुत दुखी हूं, पर वो हमारे भाई बहन हैं और उनको यहां से जाना पड़े, ऐसी नौबत गुजरात में नहीं है। आज गुजरात में ऐसा माहौल ही नहीं है और ये बताया जा रहा है पूरे नेशन जैसे गुजरात तो रहने के लायक नहीं है। एक्चुअल में यह कि छठ पूजा है, उसकी ये माहौल अफवाहों का हुआ, तो वो उन लोगों ने पहले ही छुट्टी ले ली 15 दिन पहले, और कुछ नहीं है। वो तो यही उनको वो यही पूरे उत्तर भारतीयों के साथ जो वहां पर जुल्म जाती हो रही है, मेरे ख्याल ठीक नहीं है। और खासकर तो वहां पर जो बीजेपी की सरकार है उनको देखना चाहिए कि उनके साथ में जाति नहीं होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और मैं समझती हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसको ये मेरी ऐसी अपील है। गुजराती और महाराष्ट्री लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे उत्तर भारतीय लोगों पे अत्याचार बंद करें, पलायन को रोकें। हमारे उत्तर भारतीय लोग स्टेशन पे तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, कोई शासन प्रशासन के लोग सुनने वाला नहीं है। हम उत्तर भारतीय के लोग गुजराती व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गले लगाकर संसद बनाए, देश के प्रधानमंत्री बनाए। हमने तो कभी ये उनके साथ भेदभाव की बात नहीं की, लेकिन आज हमारे साथ उत्तर भारत के लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता बनारस से जुड़ गए हैं विजय मिश्रा। मिश्रा जी, क्या खबर है आपके पास वहां पे लेटेस्ट, जिस तक देखा जाए विरोध होने लगा है, क्या आपके पास जानकारी है और प्रशासन क्या कर रहा है? और खासतौर से अगर देखें इन पोस्टरों के पीछे क्या कोई सामने आया है या कोई पीछे रहकर इसको खेल कर रहा है? कल यहाँ जिस तरह से वहां से साबरमती ट्रेन अहमदाबाद से चलकर बनारस स्टेशन पे पहुंची है और उसके बाद उससे मजदूर वहां कामगार जितने हैं सब उतरे हैं यहाँ पे, तो उनकी आंखों में आंसू थे, जिसको देख के पब्लिक में नाराजगी हुई है। और आज सुबह ही काशी विद्यापीठ के पास में कुछ लोग इकट्ठा हुए और यूपी बिहार एकता का नारा लगाते हुए प्रधानमंत्री का विरोध किया इन्होंने। और अजय, जिस तरीके से आप बता रहे हो कि ये इमोशनल एक गेम हुआ है, वहां से जब लोगों की तादाद आई है तब हुआ है, या इसको प्री प्लान कह सकते हैं? ये इंस्टेंट है, अचानक है, या प्री प्लान लग रहा है आपको? ये देखिए, खबर मीडिया में खबर आने के बाद लोगों का अचानक से सामने आना, ये प्री प्लान भी हो सकता है। अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक जो अजय राय हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा प्रधानमंत्री को यहां से भगाने की बात की है। ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और महिपाल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों नजर बनाए रखें और हम आपके पास अगर कोई जानकारी होगी फिर आएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं, एक बड़ी गंभीर खबर है। डीआरडीओ के एक इंजीनियर निशांत अग्रवाल, उस पर आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था और ब्रह्मोस की वहां जानकारी दे रहा था, क्योंकि वो उस प्लांट में काम करते थे, उस प्रोजेक्ट में काम करते थे ब्रह्मोस के अंदर। और अगर बात करें, ये बड़ी गंभीर खबर है। सबसे पहले ये जानकारी, इस पर हालांकि गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 दिन का रिमांड ले लिया है और एटीएस ये जानकारी को निकालने की कोशिश कर रही है कि क्या इनके तार और भी कुछ लोगों से जुड़े थे और कितने लोग इसमें हो सकते हैं। हमारे साथ इसमें हमारे संवाददाता रहेंगे, नरेंद्र पुरी रहेंगे, हम उनसे जानकारी लेंगे। इसके अलावा रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कितना गंभीर है यह मामला, जरा ये भी जानकारी ले लेते हैं। लेकिन देश के लिए यह सोचने का विषय है कि हमारे ही देश के लोग अगर पाकिस्तान जैसे देश को जानकारी मुहैया कराएंगे तो यकीनन बड़ी गंभीर बात है। और ये गिरफ्तारी जरूर हो गई है, लेकिन ये जरूर सामने आना चाहिए कि क्या इनके पीछे कुछ और लोग भी थे, क्या ये बड़ा नेक्सस हो सकता है, ये तार कहां तक जुड़े। जरा ये अब एटीएस के लिए जिम्मेदारी हो गई, जांच एजेंसीज के लिए जिम्मेदारी हो गई है, एनआईए के लिए भी शायद अभी जिम्मेदारी बन गई है कि इस नेक्सस को और इन तार को जो है कहीं ना कहीं कड़ियों को तोड़ा जाए। नरेंद्र पुरी हमारे साथ जुड़ेंगे जल्दी। नरेंद्र पुरी, क्या जानकारी है, ये किस तरह से अगर देखें ये तार सामने आया, क्या इसको आप जानकारी दे सकते हैं? जी आजाद जी, बेहद गहरा मामला है। साजिश चल रही थी शत्रु देशों की ओर से फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर, जिस तरह
फेक आईडी बनाकर संवेदनशील स्थानों में जिम्मेदारी की जो स्थान पर पदों पर जो स्थित थे उन्हें बरगलाने का ये और इस पूरे कार्य प्रणाली को जो है सुरक्षा एजेंसियां देख रही थी और इसी के तहत 2 फेक आईडी जो पाकिस्तान से बनी हुई थी उनके साथ बेहद कई पुराने समय से जो है निशांत अग्रवाल जो है चैट में थे और साथ ही साथ उनके लैपटॉप में इस तरह की जो चीजें मिली है तकनीकी वो कहीं ना कहीं आक्षेप पैदा करती है। निजी लैपटॉप में वो रखना नहीं था और कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण सुरक्षा को जो है अन्य देशों के साथ साझा करने का भी आरोप इन पर लगाया है। नरेंद्र, जिस तरह से ब्रह्मोस जो है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है मिसाइल के तौर पर अगर आप बात करें तो ये अगर विदेशों में खासतौर से पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश को दी जाएंगी तो कम से कम ये तो बड़ी गंभीर बात है। अगर आप बात करें कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, उससे पहले माधुरी भी ये गिरफ्तार हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर वो थी लेकिन भारत के खिलाफ वो एक तरह से जासूसी कर रही थी पाकिस्तान के फेवर में। उसके अलावा नाम्बी नारायण के नाम की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और शशि कुमारन जो है वो भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालांकि मामला पुराना है लेकिन क्या लगता है कि ये नेक्सस लगातार बढ़ रहा है। अगर जांच एजेंसीज के सामने चीजें आती हैं तभी बात सामने आती है। अब क्या इस पूरी कड़ी को जांच एजेंसीज खंगालने में लगी हुई है? बिल्कुल आजाद जी, ब्रह्मोस की जो क्षमता है उसकी जो ताकत है वो सभी जानते हैं और शत्रु देश उसी से भयभीत है और कहीं ना कहीं ब्रह्मोस को लेकर अगर कोई जानकारी शत्रु देश पाई जाती है तो देश का हमारे सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। 31 जुलाई 2013 से जो है निशांत अग्रवाल ब्रह्मोस मिसाइल अनुसंधान केंद्र के तकनीकी विभाग में काम कर रहा था और इसमें ध्यान देने वाली बात यह आ जाती कि हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स एंड वॉर हेड इंटीग्रेशन ये मतलब प्रोडक्शन का बेहद प्रमुख हिस्सा है जिस विभाग का वो प्रमुख था। तो बेहद बड़ी जानकारी जो है यानी बड़ी गंभीर बात है। नरेंद्र पुरी आप बने रहिए हमारे साथ, हम जरा रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं इस गिरफ्तारी को लेकर, इन जानकारियों को लेकर और ब्रह्मोस कितना इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, इस पर जरा सुन लेते हैं। ये अग्रवाल जो है 5 साल से एक प्राइवेट कंपनी जो सॉलिड फ्यूल बनाती है ब्रह्मोस के लिए उसके लिए काम करता था। ऑब्वियसली बैकग्राउंड चेक्स में कमी रही है और 5 साल तक इसका ना पकड़े जाना चिंताजनक है। इसके साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं, ये अकेला नहीं था क्योंकि एक बीएसएफ का जवान पकड़ा गया है जिसको आईएसआई ने हनी ट्रैप किया और उसी के माध्यम से निशांत अग्रवाल तक वो एनआईए या सिक्योरिटी एजेंसी पहुंची है। तो बड़ा लाजमी है कि सारे लोग कौन थे, कहां से आए थे, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन पास ऑन की है, उससे कितना नुकसान हुआ है, इसकी जल्दी से जल्दी जांच की जाए और इनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दी जाए। इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दुश्मन देश को अगर पहुंचाई जा रही पाकिस्तान जैसे देश को तो कम से कम देश के लिए बड़ी गंभीर बात है और ये अगर देखा जाए तो कम से कम जांच एजेंसी के लिए एक चैलेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र पुरी, आप नजर बनाए रखिए, कुछ और होगा तो हम आपके पास फिर आएंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं जीका वायरस की, यानी सिरदर्द और अगर बुखार होता है और ये जानलेवा होने की हद तक हो जाता है तो यकीनन गंभीर बात है। और जीका वायरस राजस्थान से लेकर उसका नेटवर्क अब बिहार तक देखा जा रहा है और इसको लेकर सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि घबराने की बात नहीं है, सिर्फ अलर्ट रहने की जरूरत है, घबराने की कोई बात नहीं है। हम अपने संवाददाता से वहां जानकारी लेने की कोशिश करेंगे विवेक से। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं, वो भी सुनाएंगे आपको। लेकिन जीका वायरस को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया है और विवेक हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, आपके पास लेटेस्ट क्या जानकारी है? अगर देखा जाए राजस्थान से लेकर बिहार तक ये एक तरह से गंभीर अलर्ट के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि सरकार कह रही है कि घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए खलील साहब, राजस्थान में जीका वायरस का प्रकोप बहुत ज्यादा फैल गया है। 22 मरीज हैं इसके जो सामने आए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं राजस्थान में जीका वायरस एक गंभीर बीमारी के रूप में बनता नजर आ रहा है। लेकिन आज जो प्रेस वार्ता हुई थी उसमें चिकित्सकों को कहना है कि कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, इस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए वायरस फैलने के लिए उपयोगी या जो अनुकूल अगर वातावरण होता है तो ये तेजी से फैल भी सकता है। सरकार हालांकि ये कह रही है कि बहुत घबराने की बात नहीं, कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन छोटे छोटे बुखारों को लेकर आप बात करें, चाहे यूपी की बात करें, चाहे पूरे देश में बात करें, बड़ा एक तरह से गंभीर स्थिति हो जाती है। तो जीका वायरस जैसा जो एक तरह से पूरी दुनिया के लिए अलर्ट की वजह थी, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं वहां 22 लोगों को आप इफेक्टेड बता रहे हैं, अभी क्या है राजस्थान सरकार और राजस्थान की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य विभाग है, वो क्या कर रहा है? देखिए आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस
की थी, पत्रकार वार्ता की थी, उसमें यह बताया था कि खुद मरीज अपना ख्याल रखें। हालांकि हम ऐसे उपाय कर रहे हैं जिससे यह जीका वायरस ज्यादा ना फैले, लेकिन सुझाव यह दिया है कि इसका बचाव ही उपचार है। अभी तक जीका वायरस पर ऐसी कोई पुष्टि नहीं की है जिससे आदमी की या मरीज की जान बच सके। ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए और ये जो राय है कि आप अपना खुद ध्यान रखें, तो आम सी राय। जरा देखते हैं जेपी नड्डा खुद क्या कह रहे हैं, जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यह जीका वायरस हमारे सर्विलेंस के कारण आया है और हमारा सर्विलेंस इतना रोबस्ट है सारे देश में कि कोई भी ऐसा केस आता है तो उस केस को हम पकड़ लेते हैं। और उसके बाद हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, WHO के साथ मिलकर के उन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को हम ध्यान में रखते हैं। आइसोलेटेड केस है या कलेक्टिव केस है, केसेस का इंसिडेंस क्या है, हमारे ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इसकी सर्विलेंस भी चलती है, अपने डिपार्टमेंट की भी सर्विलेंस चलती है। तो ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और हमारा DGHS डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये तीनों मिलकर के टीम कॉम्प्राइज करके इसको देख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भारत की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, नथिंग टू बी पैनिक। बढ़ते अगली खबर की तरफ और बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की। एक खुशी की खबर है, हालांकि यूपी पुलिस के अंदर बहुत बड़ा प्रमोशन सामने आया। लगभग 25,000 हेड कांस्टेबल्स को प्रमोशन दिया गया है। अगर आप बात करें तो इसमें लोगों में खुशी है। हम वहां चलेंगे, यूपी के अंदर दिग्विजय हमारे साथ रहेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं 25,000 से ज्यादा 25,091 ऐसे हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स हैं जिनको प्रमोशन दिया गया है। और अगर ये बात करें 2004 के बैच तक, यानी 1974 से लेकर 2004 तक के जो बैच के लोग हैं उनको ये प्रमोशन दिया गया है। और एक तरह से यूपी पुलिस के लिए एक बड़ी खबर है। हालांकि पहले भी ये प्रमोशन होते रहे हैं। दिग्विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिग्विजय, अगर बात करें यूपी पुलिस की, इस प्रमोशन को किस तरह से देखा जा रहा है और पुलिस में, खाकी में किस तरह का उत्साह या खुशी देखी जा रही है? किस मायने से देखा जाए इस प्रमोशन को? पॉलिटिकल एंगल से देखें या पुलिस को प्रमोशन देने के पीछे क्या मंशा नजर आ रही है आपको? जिस तरीके से आजाद जी, जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की विवेक तिवारी हत्याकांड को लेकर के, या हम बात करें दोहरे हत्याकांड को लेकर के लखनऊ जैसे राजधानी में किरकिरी हुई थी, और इसके अलावा अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है, लोग इन बातों से बच रहे हैं कि कहीं पुलिस ही रक्षक से भक्षक न बन जाए। तो और कहीं जब विवेक तिवारी हत्याकांड की बात करें तो वही सिपाही जो है उनके समर्थन में भी उतर आए हैं। लेकिन दिग्विजय ये प्रमोशन कोई रातों रात नहीं हुआ होगा, एक प्लानिंग के तहत अगर होता है, सरकार को एक दिन में तय नहीं कर लेते। विवेक तिवारी कांड जो है वो तो अभी का है, लेकिन ये हो सकता है, आपकी बात भी सही है। लेकिन इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि बहुत सोच समझ के बाद इतने बड़ी प्रमोशन आप देखें बहुत दिनों बाद हुई है। लेकिन अगर देखें इससे पुलिस का मनोबल बढ़ेगा, पुलिस का उत्साह बढ़ेगा, कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी निश्चित रूप से मनोबल बढ़ेगा। जिस तरीके से सिपाहियों में या कांस्टेबल से हम बात करें, अगर आम पुलिस में, तो पुलिस में बहुत रोष हो गया था इस बात को लेकर के कि हमारे जो अधिकारी हैं हमारी बात नहीं सुनते और हमारी अनसुनी करते हैं। तो जो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनाए गए हैं और जो 25,000 प्रमोशन हुए हैं, तो इसमें खुशी का माहौल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों में उत्साह जो ऐसा है कि वो चाह रहे हैं कि हम अपनी पूरा समर्पण देंगे प्रदेश की जनता को, और कोई भी कानून व्यवस्था। ठीक है दिग्विजय, आप नजर बनाए रखें, पुलिस में उत्साह है। और अगर आप बात करें, एक प्रक्रिया भी होती है पुलिस के अंदर प्रमोशन की, उसके तहत हुआ। जरा सिपाहियों का क्या कहना है, जरा ये भी सुन लेते हैं, उनके उत्साह को भी शेयर कर लेते हैं। अच्छा महसूस हो रहा है, और किसी भी अधिकारी ने हमारे बारे में, इतने छोटे कर्मचारी के बारे में नहीं सोचा। तो आज पहली बार हमें बहुत खुशी हो रही है, और हम उन अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे बारे में सोचा, और अपने हमारे साथियों में इस बहुत अच्छा लग रहा है। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में प्रमोशन के लिए तो सभी खुश रहते हैं, मतलब परिवार भी खुश रहता है इससे, और मन में भी उत्साह रहती है, और काम करने के लिए भी और अच्छा लगता है जब। यूपी पुलिस की प्रमोशन के बाद बढ़ते हैं यूपी की एक और खबर से, जहां अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी गई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश जो पहले ही बदनाम रहता है, अगर आप बात करें अवैध हथियारों को लेकर, वहां पर एक बड़ी फैक्ट्री दिल्ली की स्पेशल सेल ने पकड़ी, और उसके तार अगर बात करें मुंगेर तक, बिहार तक फैले थे। और मुंगेर पिछले दिनों काफी चर्चा में भी रहा है अगर देखें। और ये गिरफ्तारी, ये भंडाफोड़ जो हुआ है, एक तरह से
अवैध हथियार की फैक्ट्री का, तो ये बड़ी गंभीर बात है। इसको लेकर अगर बात करेंगे, हमारे संवाददाता वहां पर रहेंगे, विभू से हम बात करेंगे और ये जानकारी लेंगे कि अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके क्या मायने हैं, क्योंकि वेस्टर्न यूपी खासतौर से कहीं ना कहीं बदनाम रहा है। अवैध हथियारों को कट्टा एक तरह से वहां बनने के लिए बड़ा मशहूर और बदनाम रहा है। विभू हमारे साथ जुड़ गए। विभू, क्या ये किस इनपुट पे किस तरह से गिरफ्तारी हुई है और बिहार तक इसका कनेक्शन बताया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरठ में कल देर रात दिल्ली पुलिस ने छापा मारा जहां पे तमंचा फैक्ट्री पकड़ी है और तहखाने में ये पिस्टल बना रहे थे, इसमें 5 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हथियार सप्लाई करने वाले कुछ तस्करों को यहाँ पे धरा है। आरोपियों की पूछताछ में खुलासा किया कि पिस्टल और कारतूस मेरठ और मुंगेर में से सप्लाई किए जा रहे थे। लेकिन विभू, एक सवाल उठता है कि यूपी के अंदर फैक्ट्री चल रही है, यूपी पुलिस को खबर नहीं है, दिल्ली पुलिस आके कार्रवाई करती है, कैसे देखते हैं? यूपी पुलिस की नाकामी लगती है आपको ये? देखिए, इस बीच ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि मेरठ और यूपी पुलिस जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रही है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है वो अवैध हथियारों के नाम से अवैध हथियारों का गढ़ बन चुका है। और ये जो तमंचा फैक्ट्री और पिस्टल फैक्ट्री पकड़ी है, ये थाने से चंद कदम की दूरी पर ही दिल्ली पुलिस ने जो छापा मारा है, ये पूरा जो खुलासा हुआ है, यानी कुल मिलाकर एक बार फिर यूपी पुलिस की नाकामी खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो सामने आई है वो एक बार फिर देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विभू, आपने जानकारी दी। हम आपको याद दिला दें, पश्चिम उत्तर प्रदेश अवैध हथियारों को लेकर एक तरह से पहले से ही बदनाम है। हमने भी कई स्टोरी की, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां पकड़ी गई, अभी भी दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की, यूपी पुलिस को कानो कान खबर नहीं थी। 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।